चलिए भाई, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आपके सुपर 100 के इस मंच पर सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से हम लोग अपने आगामी परीक्षा, जिसकी अभी अनाउंसमेंट हमारे सरकार की तरफ से हुई है, पुलिस और एसआई से संबंधित, या आपके जो भी आगे परीक्षाएं लगी जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा भाग है, जिसमें बहुत सारे उसकी सहायता से हम नंबर को ले सकते हैं, उसमें चयनित हो सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुपर 100 के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को हिंदी की बारीक चीजों को सिखाने के लिए मैं आपके डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, जिसे आप लोग पहले भी देख चुके हैं मंचों पर, तो आप लोग जानते होंगे कि बारीक से बारीक चीजों को जानने के लिए उसके तथ्य जानना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको हिंदी का एक बार बारीक तथ्य अगर आपको पता चल गया, तो कोई भी कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप ये जान लेंगे कि हमको वहां परीक्षा में किस तरह से कैसे कैसे हमको आगे नंबर ज्यादा से ज्यादा हमको मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग को पहले तो एक क्रमवार हमें पता नहीं होता कि किस चैप्टर का कैसे कैसे प्रयोग कहाँ होता है। तो हम आपको इस क्लास के माध्यम से हिंदी के क्रमवत, विधिवत, व्याकरण, साहित्य और शब्द भंडार से अवगत कराएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासें प्रतिदिन चलेंगी आपकी, और उसकी टाइमिंग 9 से 10 रहेगी। और विधिवत आप अपने जो भी प्रश्न रहेंगे आप उसको कमेंट्स के द्वारा डाल सकते हैं कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। आप इसे अगर नोट्स बना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी जिस तरह से गणित के सवाल हम प्रैक्टिकल करते हैं, लगाते हैं तो हमें आता है, उसी तरह हिंदी अगर लिखेंगे उतनी हमारी वर्तनी शुद्ध रहेगी। तो अगर हमें सही अगर लिखना और उच्चारण सीखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना ही पड़ेगा। ये किसी चीज का शॉर्ट टर्म नहीं होता, जैसे धरती पे आने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसी तरह हमारे अध्ययन का भी कोई शॉर्ट अध्याय नहीं है, माध्यम नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा। तो आज हम लोग पहली क्लास शुरू करते हैं वर्णमाला। सभी को मालूम है, स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमको किससे अवगत कराया जाता है, वर्णमाला से। तो आज भी हम लोग सीखेंगे वर्णमाला, उसकी छोटी छोटी बारीक चीजें सीखेंगे। जो आपको तथ्य बताए जाएंगे उसमें लिखते जाइएगा, करते जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग वर्णमाला। सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे और पहली लाइन इसके अंदर जो है वो आपको हम दिखाते हैं, जो हमारे विद्वानों ने परिभाषा दी है उसको लिखते हैं और उसको सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला आपका सबसे पहला आप शीर्षक डालेंगे। ठीक, यहीं से हमारा अध्याय चालू होगा। और ये मत सोचिएगा कि वर्णमाला आपकी एक कक्षा में समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है वर्ण किसको कहते हैं, ध्वनि किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं। ये तीन परिभाषाएं अलग अलग जगह मिली है। तो जैसे आप देखिए 3 लाइनें आपको दी हैं, वर्ण, अक्षरों, ध्वनियों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा आपको अलग अलग 3 तरह से दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो भी आप टिक लगाएंगे वर्णमाला। मैंने बोला वर्णों के, फिर वर्ण नहीं देगा, फिर देगा ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो भी आप लगाएंगे वर्णमाला। मान लीजिए ये दोनों ना दे, दे दे अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो ये भी आप देंगे क्या कि वर्णमाला। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है नई एक परिभाषा जो एसआई के पेपर में विगत, जो पिछले एसआई जो आपकी हो चुकी है, इससे आज इस वाले से एसआई से पहले वाला जो हो चुका है, उसमें एक नई लाइन दी, उन्होंने नया शब्द दिया जो आप यहाँ जोड़ लेंगे, ध्वनियों के यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ वर्ण लिपियों भी लिख लेंगे, वर्ण लिपियों। अब ये आपकी पूरी एकदम 4 प्रश्न एक साथ तैयार हो गया। क्या, वर्णों, अक्षरों, ध्वनियों एवं वर्ण लिपियों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सभी को आया समझ में। अब कई बच्चे हमारे ये नहीं जानते होंगे वर्ण किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं और ध्वनि किसको कहते हैं। तो हम आपको यहाँ पे छोटा सा ज्ञान बताते हैं, जो आता हो वो बताइएगा। ये बताइए ध्वनि किसको कहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। इस संसार में जितने तरंगे हमारे इस कानों से सुनाई देती है उसको हम लोग कहते हैं ध्वनि। चाहे वो एक पक्षी की हो, चाहे एक वस्तु से उत्पन्न हो, चाहे एक मनुष्य के मुंह से उत्पन्न हो। ठीक है, जितनी तरंगे, आप ये बताइए ध्वनियां क्या नाक से आप महसूस कर सकते हैं, होंठ से, हाथ से, पैर से,
कहां से, शरीर का कौन सा भाग आपको ध्वनि एहसास कराता है? तो इसका मतलब ध्वनि की परिभाषा क्या हुई? जितनी तरंगे हमें अपने श्रवणेंद्रिय यानी कानों से समझ में आती हैं। कठिन शब्द नहीं बोलना है तो लिखने के लिए केवल लिख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए केवल कानों से यानी कि श्रवणेंद्रिय से जितनी तरंगे हमको समझ में आती हैं वो सब कहलाती है ध्वनियां। ये समझ में आई? तो ध्वनि की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ध्वनि जो तरंगे कानों से सुनी जाती हैं, ध्वनि का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपसे कभी ध्वनि कोई पूछेगा, आप क्या बताएंगे? बस आपको कोयल अगर मुंह ऐसे ऐसे चलाए आपको समझ में आएगा? अगर ये इसमें रुई ठूस दे तो बताइए, मैं अगर बंद कर दे तो समझ में आएगा? आप कहेंगे यार पता नहीं क्या बोल रही है। गाय मुंह खोल के बोले या आप कहीं झाल कहीं कहीं मंजीरा बजाइए, समझ में आएगा? तब यहां से अगर हमें कान से जितनी तरंगे सुनाई देती है उन सबको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। तो ये बात समझ में आई? ठीक है। अब दूसरी चीज आती है बेटा, ध्वनि को वर्ण। आप लोग को कई लोग को पता नहीं होगा, वर्ण को ही आप लिपि भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे अरे मैडम ये कैसे, लिपि हम अलग चीज पढ़ते हैं, लिपि आप अलग पढ़ते हैं। क्या पढ़ा आपने लिपि में? हाँ, मतलब किसी भी भाषा के अंतर्गत जो ध्वनियां आती हैं उनको जब हम लिपिबद्ध करते हैं यानी उसका कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं, यही तो आपने पढ़ा है। मान लीजिए कि आपको हम एक मिट्टी का गोला दे दें और हम कह दें ये गणेश है, ठीक है, तो क्या ये सही है? क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक हम उसका आकृति बनाएंगे। आकृति, अगर आकृति मान लीजिए शिवलिंग जैसी बनी तो उसको क्या गणेश कहेंगे? और अगर उसकी हमने दुर्गा जैसी बना दी तो दुर्गा कहेंगे, देवी कहेंगे। तो कुल मिला के हम लोग वर्ण किसको कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी धरती पे सबसे पहले भगवान शिव शंकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने डमरू से 14 ध्वनियां निकाली। कितनी ध्वनियां? 14। उन 14 ध्वनियों को पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि, आपने नाम सुना होगा, जीएस में भी क्वेश्चन आता है, संसार का पहला व्याकरण जो आचार्य है वो कौन है? महर्षि पाणिनि। और पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में दुनिया की पहली वर्णमाला बनाई गई है। और आप सोचिए भगवान शिव शंकर ने केवल ध्वनि निकाली थी, उसको डिजाइन किसने दिया? पाणिनि ने। तो जितनी भी ध्वनियां आपको सुनाई देती है यहां से, दिखाई नहीं देती, तो जब उसका कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण। माला में वर्ण कहेंगे और भाषा के क्षेत्र में लिपि कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा, ये क्या है? क्या लिखा है हमने? वर्ण है, लेकिन किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का कौन सा वर्ण है? ई है। ये क नहीं है? क्यों नहीं है क? क्यों नहीं है क? क्योंकि इसका डिजाइन क की तरह नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसे बनाया तो इसका मतलब क्या है? ध्वनियों के जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं, सांकेतिक चिन्ह होते हैं, तो उसे हम लोग वर्णमाला में क्या कहते हैं? वर्ण। और भाषा के क्षेत्र में उसे लिपि कहते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे, इसको लिख लीजिएगा, ये ऐड करना है आपको। ध्वनियों के सांकेतिक सांकेतिक चिन्ह, वर्णमाला के क्षेत्र में वर्ण और भाषा के क्षेत्र में लिपि।
कहलाते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? ध्वनि की एक लाइन आपको समझ में आ गई? कानों से जितनी तरंगे सुनेंगे उसको हम लोग ध्वनि कहेंगे, और जितनी ध्वनियां दुनिया में हैं, चाहे वो अरबी की हो, चाहे वो फारसी की हो, जर्मनी की हो, जापानी की हो, चीनी की हो, कोई भी डिजाइन अगर आप बनाते हैं तो आप उस डिजाइन को ही वर्णमाला में वर्ण कहेंगे और भाषा के क्षेत्र में लिपि कहेंगे। यानी इस समय जैसे मान लीजिए इसमें लड़के लड़कियां सभी बैठे हैं, ठीक है। अब अगर जिसकी कद काठी, मनुष्य दोनों है, लेकिन जिसकी कद काठी स्त्री जैसी वो स्त्री, और जिसकी काठी यानी बनावट पुरुष जैसी वो पुरुष। बनावट, अगर हमें ध्वनियों को देखना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगी? हमें वर्ण की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लिपि की जरूरत पड़ेगी। तो जो वर्ण है वही लिपि भी है, और जो लिपि है वही वर्ण भी है। ये बात समझ में आई आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? क्योंकि बेटा आप 3 चीजें लिख रहे हो ना, वर्ण, ध्वनि और अक्षर, 3 चीजें आपको सीखनी है, और इसी में चौथा एक जुड़ गया, लिपि। ठीक, तो ये दोनों क्या है, चाहे हम आपको एक लड़का बोले, चाहे हम आपको एक पुरुष बोले, दोनों चीज एक ही है। लेकिन लड़का आपकी आयु को बताता है और पुरुष आपके जाति यानी कि लिंग को बताता है, आकृति को बताता है। तो बातें समझ में आ गई होंगी? ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, थोड़ा सा आपको इस पे समझना है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, सब लोग जानते होंगे। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? तो कौन कौन से बेटा? ठीक है, अभी इसकी परिभाषा की बात नहीं करेंगे, ठीक है, हमें सीखना है बारीक, क्योंकि जैसे जैसे पेपर में विद्वान प्रश्नों को देते हैं तो उनकी बारीक चीजों को भी हमें पकड़ना। आपने इस बार का पेपर देखा होगा, विराम चिन्ह आप हमेशा चिन्ह सीख कर जाते थे। इस बार उन्होंने क्या किया है, चिन्हों के अंदर के तथ्यों को पूछा है। अगर आप 6 शिफ्टों के पेपर को देखेंगे तो उन्होंने विराम चिन्ह के साथ साथ उसके प्रयोग को भी पूछ दिया है। कई बच्चे उसमें चीजों को नहीं लगा पाए हैं, जैसे कई जगह उन्होंने सामासिक चिन्ह पूछा, किसको कहते पता नहीं, बताया ही नहीं गया। कहीं कहीं उन्होंने पूछा कि वो उद्धरण के लिए किसको प्रयोग करते, कहीं कहीं पूछा कि संवाद में किसी का अगर उपहास करना हो तो कैसे क्या लगाएंगे। तो आपने तो ये पढ़ा ही नहीं, आपने तो चिन्ह पढ़ा। तो अगर हम आपको केवल यही बता दें ये 2 पाठ होते हैं, वही पुरानी चीजें रटा दें, तो कोई मतलब नहीं है। चीजों को सीखना है, बहुत बारीक चीजें सीखनी है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है। तो जो चीज नहीं है वो हमें सीखना है। तो हमारी पहला तो हमारा ये पॉइंट हो गया ध्वनि, दूसरा हमारा हो गया वर्ण। अब तीसरा एक बनता है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्ण आप तीसरा एक चीज पढ़ते हैं, अक्षर। किसको कहते हैं? अक्षर का मतलब होता है जो नष्ट ना हो, अ मतलब नहीं और क्षर मतलब नाश, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, जिसका नाश कभी नहीं होता, यानी जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जो जय ऐसा है तो है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ध्वनि जो होती है वो अमूर्त होती है। क्या होती है? अमूर्त। अमूर्त मतलब अमूर्त का अर्थ क्या है? दिखाई ना देना, दिखाई नहीं देती। ध्वनि दिखती है नहीं, लेकिन वर्ण क्या है? मूर्त होती है। मूर्त मतलब दिखाई देती है। कितनी अच्छे से आप चीजें अभी एक लाइन में सीख गए, और शायद आप लोग जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो उतने आप लोग सीख गए कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, ये सब चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं कि अक्षर किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, जब ये है स्वर, ठीक है, क्या इसमें से कुछ तोड़ मोड़ सकते हो? नहीं। तो ये पहले क्या है? तो पहले ये बनी होगी ध्वनि, हाँ या ना? पहले ये क्या होगी? ध्वनि। पाणिनि जी ने इसका अगर सुना होगा, इसको पहले क्या होगा? ध्वनि। फिर इसकी ये डिजाइन बनाई इन्होंने, आप देख सकते हैं कि यह डिजाइन इन्होंने बनाई होगी, ये डिजाइन बनाई इन्होंने, ठीक। अब इसका दूसरा नाम है
डिजाइन बनाते ही, चाहे आप वर्ण बोलो और चाहे आप लिपि बोलो, लेकिन अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो टुकड़े नहीं होंगे तो ये हमारा अक्षर भी है। इतनी बात समझ में आई। और ये एक क्या है, पार्टीशन के हिसाब से स्वर। अब अगर बात करते हैं इसकी, सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले ध्वनि है। पहले ये ध्वनि है बेटा, उसके बाद फिर इसका डिजाइन बनाया गया हो। जैसे प, मान लीजिए हम प लिख देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये हमने प लिख दिया। अब तो ठीक है, ये ध्वनि है ना। अब ध्वनि के बाद इसका क्या नाम होगा, वर्ण या लिपि। और अगर इसको अब आप अक्षर नहीं कहेंगे, कब तक नहीं कहेंगे, देखिए अगर हमने ऐसा लिखा है तो ये हमारा केवल यही रहेगा और व्यंजन रहेगा बस। लेकिन अगर आपने ऐसे इसको लिखा तो अब ये पहले क्या है, ये हमारा ध्वनि, फिर हमारा वर्ण या लिपि, और अब बनेगा हमारा अक्षर और फिर व्यंजन। क्या इस कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आया, बताइए क्या समझ में आया। इसको और इसको देखने पे आपको क्या समझ में आया कि ये क्या है, क्या समझ में आया। जो कॉन्सेप्ट आया वो आप बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब समझिए, स्वर जो है कभी टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक। तो वो हमारी ध्वनि भी है, वर्ण भी है, लिपि भी है, अक्षर भी है, क्योंकि इसके खंड हम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसके खंड नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये है, ऐसा व्यंजन है जिसके नीचे हलंत लगा होगा, तो वो केवल ध्वनि होगा, वर्ण होगा, व्यंजन होगा, लेकिन अक्षर नहीं होगा, ठीक। इसको हम लोग पढ़ते हैं किताबों में स्वर रहित, स्वर रहित वर्ण, और इसको पढ़ेंगे हम लोग स्वर सहित वर्ण। और आप एक लाइन पढ़कर बड़े हुए हैं, स्वर सहित वर्ण अक्षर होते हैं, स्वर सहित जो स्वर रहित होते हैं वो वर्ण होते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। व्यंजन दो तरह से दिखाए जाते हैं, हलंत लगा होगा तो केवल वर्ण होगा, और अगर उसमें कोई स्वर मिल गया तो याद रखिएगा वो अक्षर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में, आपको क्लियर है। तो इसको एक बार दिमाग में बिल्कुल तय से बिठा लीजिए, उतार लीजिए, तो इसको आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फिर आपको क्लास में ही मिलेगा बेटा, फिर इसको कहीं से किताबों में नहीं आप इस तरह से पढ़ पाएंगे। और साफ साफ शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर जो लाइन ना समझ में आ रही, फिर से एक बार रिलीज करते हैं इसको। वर्ण, हमारी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ध्वनि हो सकता है, वर्ण हो सकता है, लिपि हो सकता है, अक्षर हो सकता है, और स्वर तो है ही है। लेकिन अब इस पे आओ व्यंजन पे, तो व्यंजन क्या हो सकता है हमारा, जब तक हलंत लगा होगा तब तक वो ध्वनि होगा, यानी स्वर रहित होगा व्यंजन, तो ध्वनि होगा, वर्ण होगा, व्यंजन होगा, अक्षर नहीं होगा। जब उसमें कोई स्वर जोड़ देंगे तो फिर वो अक्षर हो जाएगा, क्योंकि इसके टुकड़े किए गए हैं। इसके टुकड़े नहीं कर पाएंगे और इसके टुकड़े कर लेंगे। हाँ हाँ, इसका नाश नहीं किया जा सकता, इसका नाश किया जा सकता है, यानी इसको हम अलग कर सकते हैं। और इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, मगर इसको तोड़ सकते हैं बेटा। अगर आपने देखा होगा वर्ण विच्छेद आता है, आता है वर्ण विच्छेद, तो वर्ण विच्छेद आता है तो आप क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद आता है तो क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना। इसको तोड़ लेते हैं आप। जो हम आपको आगे जो ध्वनियां सिखाएंगे, वर्ण विच्छेद, वर्ण गुच्छ, वो आप कैसे सीखेंगे, यही तो तरीका सीखेंगे।
यहाँ ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको ये समझ में आया। अब आप बताइए, एक परिभाषा हमें पढ़ा दी जाती है, ना हमें वर्ण बताया जाता है, ना हमें लिपि बताई जाती है, ना हमें अक्षर बताया जाता है। यूं समझिए कि हमारे यहाँ कोई चीज एक लाइन में सिखा दी जाती है, लेकिन उसके बारीक तथ्यों को ना पता होने से जब उसकी परिभाषा आती है तो हम सीख नहीं पाते हैं। तो अगर ये लाइन लिखी है कि स्वर रहित वर्ण क्या होते हैं, स्वर रहित, तो फिर वो कभी भी स्वर नहीं होगा बल्कि व्यंजन होगा, ये आपको तुरंत आ जाएगा। और अगर स्वर सहित है तो वो व्यंजन होगा, क्योंकि ये परिभाषा दोनों किससे जुड़ी है, हमारी व्यंजन से जुड़ी है। लेकिन जिसका कभी नाश ना हो वो हमारा होता है स्वर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? कोई ऐसी चीज जो ना आई हो और ना समझ में आई हो। देखिए, ये क्लास सिर्फ आपके नंबरों को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। जो आप हिंदी के मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं और वहां पर कोई टीचर आपको बताने वाला नहीं है, बारीक चीजें समझाने वाला नहीं है, तो इसलिए बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त रूप में आपको ये दिया जा रहा है। ये शायद ही किसी किताबों में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। नहीं 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 हो सकता, कोई व्यंजन नहीं होगा। क से लेकर बेटा तुम जितना पढ़ो, ठीक है, ये बात समझ में आई? क से लेके हमने कहां तक लिखा है? स तक। तो यहां से लेके यहां तक का अक्षर कभी भी अगर हलंत लगा है तो वो हमारा केवल वर्ण हो सकता है। और जब हम संस्कृत की वर्णमाला पढ़ते हैं तो हम हलंत लगा हुआ अक्षर पढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। और जब हिंदी पढ़ते हैं तो एक भी हलंत वाला नहीं पढ़ते। और एक लाइन आपने सबने पढ़ी है, हर व्यंजन में किस स्वर की ध्वनि सुनाई देती है? अ की। इसका मतलब बिना अ के उसको बोला, ये तो प्रैक्टिकल अपने मुंह ही बता देगा। इसके लिए तो किसी को भी बोलने की जरूरत ही नहीं। क ख ग सब में क्या सुनाई दे रहा है? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबने उतार लिया होगा। सो अगले नेक्स्ट पड़ाव पे चले, ठीक है? चलिए, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े। देखिए, अब हम स्वर की परिभाषा पे आते हैं। स्वर की परिभाषा 3-4 तरह की होती है, लेकिन जो पेपर में ज्यादा आता है उस पे बात करते हैं। ये स्वर की है। जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं। आपकी बॉडी में स्वतंत्र क्या है? आपके पूरे अंग या आपकी आत्मा और मन? आत्मा ना, या आत्मा बांधी जाती है? नहीं, आप लोग अपने विचार रखिए, आप छोटे बच्चे नहीं, आप सब लोग बेफिक्र होके बोलते रहो, क्योंकि सीख रहे हैं। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, हम लोग को टीचिंग की जब शिक्षा दी जाती है, बड़े लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक सिखाया जाता है आदान प्रदान। ये धरती आदान प्रदान की है, ठीक है? और तुलसी जी ने इस आदान प्रदान को एक लाइन में, स्वार्थ बिना कारज ना भय कोई, यानी बिना स्वार्थ के। और स्वार्थ होगा तो तुम कुछ दोगे और हम कुछ लेंगे, और फिर हम भी कुछ देंगे और तुम भी कुछ लोगे। तो बिना इसके, तो हमको बताइए कि स्वतंत्र कौन होते हैं? अब ये वहीं से लाइन अटैच हो गई जो आपने अभी सीखी। ये स्वतंत्र है, ये हमारा अ से लेके औ तक बिल्कुल स्वतंत्र है। इनको हम तोड़ते ओड़ते नहीं है। स्वतंत्र वर्ण क्यों समझ लीजिए, इनको हम तोड़ते नहीं है। लेकिन अगर हम इन व्यंजनों की बात करें तो ये स्वतंत्र, इनको जरूरत पड़ती है। ये हाथ पैर बेटा ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन इनको बोलने के कम से कम आप खुद सोचिए कि कॉमा में जो व्यक्ति जाता है उसके अंदर सब कुछ होता है, पूरी बॉडी होती है, माइंड होता है, सब कुछ होता है। उसके अंदर से क्या निकल जाती है? नहीं, आत्मा भी होती है बेटा, तभी तो उसकी बॉडी चल रही होती है। मगर उसकी फीलिंग, जो सेंस हमारा काम करते हैं इंद्रियों के, वो सब साइलेंट मोड पे हो जाते हैं। मतलब अगर उसके साथ अगर हम उसकी बॉडी को काट भी रहेंगे तो उसको कुछ महसूस, आई थिंक बात समझ में आई। तो उसी तरह हमारा जो ये स्वर है, जो मैंने ये बताया, ये कॉन्सेप्ट पूरी वर्णमाला में दिखाई देगा आपको, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा। अभी भी समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। स्वर हमारा ध्वनि भी है। सबसे पहले जब उसका डिजाइन बना तो वर्ण है, फिर अक्षर और स्वर। लेकिन व्यंजन के 2 रूप चलते हैं, 1 और 2। हलंत वाला रहेगा तो वो अक्षर कभी नहीं होगा, और उसमें अगर आपने स्वर जोड़ दिया तो
तब वो सहारा ले लिया, तो इसलिए इस पे आते हैं। तो जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, या जिन ध्वनियों को बोलते समय मुख से वायु निर्बाध यानी बाधा रहित, रुकावट रहित गति से निकलती है, स्वर के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। ये लिख लीजिएगा पूरी बात, नहीं होती, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा लगता है अरे यार मैडम हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़ी शर्म की बात है, हम लोग कैसे बोले। आप एक लाइन में मुंह की केवल आकृति देखिएगा, अ आ ई उ री ए ओ औ अंग आ। सांस लिया मैंने कहीं? अब आप ऐसे कहते हैं छोटा बड़ा। अब ये ठीक है, लेकिन व्याकरणाचार्य लिखकर चले गए, एक सांस में जो आप बोलते हैं, आपको सांस भी नहीं रोकना है। अब बोल के देख लो, अ आ ई उ री ए ओ औ अंग आ। हमारा मुंह ऐसे 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 मुंह में खुलता बढ़ता है, और हम एक सांस में 13 के 13 भूल जाते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या हुई? 3 हो गई। एक, स्वतंत्र होते हैं, ठीक, एक लाइन ये देता है कि वो वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहोगे? स्वर। जिन्हें किसी सहारा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये क्या होगा हमारा? ये भी हमारा स्वर होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके बाद? जिन ध्वनियों को बोलते समय मुख से वायु निर्बाध यानी कि बाधा रहित, मतलब बिल्कुल कहीं रुकावट नहीं होती, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारा, ये कॉन्सेप्ट अक्षर, वर्ण, ध्वनि और स्वर क्लियर है, ठीक। अब बताओ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं बेटा, एकदम राइट। बोलो कौन कौन से हैं? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग ने मुझे बताया स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एकदम राइट है आंसर। स्वर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन एक उत्तर हमारा भी दे दो। एक तो हमारा हिरिस्व होता है, ठीक है। एक आपने मुझे बताया दीर्घ होता है, शाबाश। और एक आपने मुझे बताया प्लुत होता है। अब मुझे इतना बता दो बच्चा, अयोगवा कहाँ है इन तीनों में? चौथा भेद मत बनाना, और ये मत कहना कि एक्स्ट्रा आता है। तो अब बताओ अयोगवा कहाँ आता है? हिरिस्व में आता है। पहली बात तो इसको हर्स्व नहीं पढ़ा जाता, हिरिस्व बोलते हैं, री की मात्रा है। हिरिस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। अयोगवा कहाँ है? इसमें नहीं है तो कहाँ है? मतलब है ही नहीं है, अलग कर दिया। हाँ, स्वर और व्यंजन के नहीं बेटा, ये तो लाइन लिखी हुई है व्याकरणाचार्य, ना जो स्वर है ना व्यंजन है, दोनों के बीच में आता है। दीर्घ में हाँ। और कोई थोड़ा सा, मतलब यहां पर थोड़ा ज्ञान हमारा डिसबैलेंस है, तो इसको क्या करना है? सही करना है, बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस यहां से बनता है, दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, पहले एक जवाब आप देंगे, उसके बाद नर्सरी में जब आप गए होगे तो आप लोग को पहले वर्णमाला के चिन्ह पढ़ाए जाते हैं कि वर्णमाला के अक्षर, मतलब आपने सबसे पहले क्या सीखा था? ये सीखा था कि ये सीखा था? ये वाला, शाबाश, कम से कम ये वाला पता तो चला कि हम लोग ने, तो ये तो वर्ण है, ठीक है। ये हमारा क्या है? वर्ण है? और ये इसका क्या है? चिन्ह है। अब बेटा हमको ये भी थोड़ा सा बता दो, हल्का सा ये भी बात बता दो, एक लड़की बिना किसी वर से शादी किए मंगलसूत्र धारण कर सकती है? नहीं, मतलब सिंपल सी बात पूछी, कोई मजाक वजाक वाली बात नहीं है, लेकिन धारण कर सकती है। तो सिर्फ हमको इतना बताइए कि मंगलसूत्र कब वो पहन सकती है? शादी के लिए कौन जरूरी है? आदमी, वर। वेरी गुड, वर ही चाहिए, बिना वर के कैसे ले लेंगे? वो कोई आभूषण तो है नहीं कि कंगन गए लल्ला भैया मंगलसूत्र ये अच्छा लग रहा है पहन ले, ठीक है। तो कुल मिला के हमको मंगलसूत्र अगर धारण करना है तो एक वर चाहिए, चाहिए
ठीक है, तो बिना वर के वो मंगलसूत्र धारण करने का कोई प्रूव नहीं है। तो आप जब ये होगी तब ये होगा, तो पहले हमको क्या पढ़ाया जाता है, ये, ठीक है, और जब हमको उसके बाद ये जब हम सीख जाते हैं लिखना तब हमको टीचर ये पढ़ाता है। तो आपको एक और ज्ञान यहाँ बताती हूँ। देखिए, स्वर के दो रूप होते हैं, स्वर का मूल रूप और स्वर का मात्रा रूप, यानी चिन्ह मात्रा रूप। स्वर का जो मूल रूप है उसके तीन पार्ट होते हैं। स्वतंत्र स्वर अ, आ, ई, उ, री, बस इतने ही आते हैं। आश्रित कह लो, मिश्रित कह लो, संयुक्त कर लो, और संध्या स्वर। संध्या स्वर का मतलब संधि के स्वर, ठीक। ए अ और ई से मिलता है, ए अ और ए से मिलता है, ओ अ और उ से मिलता है, औ अ और ओ से मिलता है। अब यहाँ स्वर का अयोग आ गया, यहाँ पर इस पार्टीशन में देखो, स्वर का मूल रूप में स्वतंत्र आते हैं, आश्रित आते हैं और अयोगवा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है ये पार्टीशन। अयोगवा में दो आ गए, अंगा और आ। अब यहाँ आओ, ह्रीस्व स्वर जो आपने बताया, मूल स्वर बोल सकते हो, छोटी मात्रा बोल सकते हो, लघु स्वर बोल सकते हो, एक मात्रिक स्वर बोल सकते हो, अ ई उ री, और इसकी मात्रा होती नहीं है, इसकी ये मात्रा होती है, इसकी ये होती है, इसकी ये होती है। इस दिखेगा कैसे, जैसे मान लो हमने बनाया पी, फिर पू और प्री, दिखा सभी को ये, ठीक है, ये पू ये प्री, ठीक। अब देखो, दीर्घ स्वर होता है, बड़ी मात्रा होती है, गुरु स्वर बोल सकते हो, द्विमात्रिक बोल सकते हो, आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। अब अगर इनके चिन्ह बनाएंगे तो देखो, अब अगर हम लगाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये देखो ऐसा दिखेगा, आ पी पू ए ए ओ औ, ठीक है। अब इसमें कहीं अंगा आ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमको टीचर ये पढ़ाता है, इसमें 1 गुना समय लगता है, इसमें 2 गुना समय लगता है और इसमें 3 गुना। अभी प्लुत की बात मत करिएगा, प्लुत में कुछ क्या आता है बाद में बात करेंगे। आप मुझे बताइए, इसमें कहीं अयोगवा दिख रहा है, ये कैसा है, स्वर का मात्रा रूप, यानी ये चिन्ह पे आधारित है। अब आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्वर दो रूपों में हमें पढ़ाए जाते हैं। कितने रूपों में, दो रूपों में, एक मूल रूप और एक मात्रा रूप। हमको टीचर मात्रा रूप ही क्यों पढ़ाता है, तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं। चाय पीते हो आप लोग, चाय पीते हो, चाय में चीनी की जगह गन्ने के बाइट डालो, चलेगा, क्यों, गन्ने से ही तो चीनी बनती है, तो बाइट डालने में चाय क्यों नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट पे बोलेंगे तो फिर बात करेंगे। बताइए, चाय बनाते समय गन्ने, चीनी ना डालो भैया, चीनी का मूल रूप गन्ना डाल दो, 2 बाइट, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अच्छा चलो, कपड़े हम लोग सब लोग पहनते हैं, अगर कपड़े ना पहनो कपास पहनना पड़े, चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, हमें बस इतना बता दीजिए। अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, वो हमारे तन को पूरी तरह से ढकने के योग्य नहीं होगा, प्रयोग लायक नहीं होगा। एक शब्द आता है प्रयोग, वो पूरी तरह से, कपास दिया बाती बनाने के लिए तो कपास चल जाएगा, शायद चोट पे रखने के लिए कपास चल जाएगा, मगर पूरी बॉडी को अगर हमें पहनना हो उसे, तो उसके लिए कपास नहीं चलेगा, रुई चलेगा नहीं ना। तो इसके लिए हमें उसका क्या चाहिए, प्रायोगिक रूप। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपने स्वरों का मूल रूप बनाया कब, शब्द बनाते समय, तो देखिए, पढ़िए बेटा, इसको क्या लिखा है, पढ़िए, कुत्ता लिखा है, मैंने, पढ़ेंगे क्या, कौतता, ठीक नहीं। अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं, चिन्ह लगाते हैं, क्या समझ में आया। अगर हमें शब्द बनाना है तो शब्दों का निर्माण करने के लिए स्वरों के मूल रूप की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, किसकी जरूरत पड़ती है, चिन्ह की, चिन्ह की।
जैसे अगर मान लीजिए ब्याता स्त्री है तो हर जगह अपने पति को गले में और सर पे बांध के नहीं जा सकती, तो उसके चिन्ह को हम लोग धारण करते हैं, सिंदूर और बस। तो हमें हर आदमी देख के जान जाता है कि स्त्री ब्याता है। उसी तरह हम हर शब्द का निर्माण करने के लिए अगर हमने ये लिखा है, पढ़िए ये क्या लिखा है, पढ़िए। इतना टाइम लग रहा है। और अब देखो, क्या समझ में आया? हमें अगर शब्दों का निर्माण करना है तो हमें स्वरों के मूल रूप की जरूरत, किसकी जरूरत है? मात्रा की। और मात्रा लगेगा तो लिखना और बोलना हमारे लिए सहज होगा। तो हमको टीचर जब ये पढ़ाता है तो हमको ये वो जानता है कि आप ये पढ़कर आए हैं, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हमको ये पार्टीशन ना पढ़ाकर हमको ये पार्टीशन पढ़ाते हैं। देखिए सुपर 100 के इस मंच से आपको ये बात ज्ञान हुई है, किताबों में पढ़ लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा। आपसे अभी मैंने पूछा अयोगवा क्या है, तो आप पता ही नहीं है। अयोगवा यहाँ है इस पार्टीशन में, यानी अगर हम मूल रूप में जाते हैं तो भी 3 होगा, और अगर हम मात्रा रूप में जाते हैं तो भी 3 होगा। लेकिन मूल रूप में हमको अयोगवा दिखाई देगा, स्वतंत्र स्वर, आश्रित स्वर और आपके अयोगवा दिख रहे हैं ना? ठीक। लेकिन अगर हम मात्रा रूप में जाते हैं बेटा, तो जो आप पढ़े हैं वही लगाएंगे, हमेशा उत्तर यही लगाएंगे कि स्वर का मात्रा रूप, यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक। और जो आपका ये आता है, तो अब क्या है देखिए, स्वर के मूल रूप से ज्यादा मात्रा रूप का प्रयोग होता है, क्योंकि शब्दों के उच्चारण और वर्तनी मात्रा रूप में शुद्ध होता है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। ये बात आपको समझ में आई जो मैंने अभी सिखाया, कि अगर शब्द निर्माण हम करेंगे तो शब्द निर्माण के लिए सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है? सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है? मात्रा की मूल रूप? मात्रा। अगर मात्रा जब हम लगा लेंगे तभी हमारे शब्दों का उच्चारण, लेखनी सब सही बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट ये पूरा समझ में आया? अगर कहीं आपको लग रहा है तो बताइएगा कि हाँ हमको दिक्कत है, तो फिर हम उस पर और भी चर्चा कर लेंगे। आप अपने कमेंट, लेकिन ये बात याद रखिएगा, स्वर से आपका अगर वर्णमाला सही है तो मैं आज आप सबको इंगित करा दूं, वर्णमाला आपकी वर्तनी चैप्टर से जुड़ा है, संधि से जुड़ा है, और जब आप शब्दों को तोड़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विच्छेद, उससे जुड़ा है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा गड़बड़ करेंगे, इन 3 अध्यायों में हमेशा आप गड़बड़ करेंगे। इसलिए इन 3 अध्यायों के लिए क्या जरूरी है, हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब अगर हमने मान लीजिए कहीं दिग्विजय लिख दिया, और दिग्विजय अगर हमको पूरे स्वर और व्यंजन मिला के लिखना हो तो फिर हम लिख, लेकिन अगर मात्रा रूप में लिखा तो हमारा पढ़ना बोलना, ये बात मैंने आपको बताया। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या खुलकर आया, स्वर के 2 रूप होते हैं, मात्रा रूप और मूल रूप। हमको मूल रूप का अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि करेंगे तो शुद्ध वर्तनी और उच्चारण हमको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमको मात्रा रूप टीचर पढ़ाता है, और मतलब अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, और हमको मात्रा रूप के द्वारा ही शब्दों के निर्माण और वर्तनी में सहायता मिलती है। ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें क्लियर हुई सभी को? इसमें कुछ पूछना है अभी तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं प्लुत क्या होता है, प्लुत बताना है, फटाफट बोलिए, प्लुत किसे कहते हैं? बेटा ये तो लाइन हम भी बता सकते हैं, काफी समय लगता है, ये तो ऐसे। प्लुत आपको पता होना चाहिए क्या है, है? नहीं, भैया ने वही बात बोली। एक ही शब्द है, कोई और शब्द बोलो, कोई और शब्द बोलो। कैसे पुकारेंगे? थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक। अब देखिए, जिन्होंने सीखा है क्लास में वो सब जानते हैं अच्छी तरह से। हमको अक्सर अध्यापक पढ़ाता है और वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लुत क्या होता है। प्लुत अपना कोई एक प्लुत का अपना कोई एक अक्षर नहीं होता। जैसे आप अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग अहा इतना पढ़ रहे थे, वो कोई एक अक्षर नहीं होता। क्या होता है? चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है, और वो चिन्ह ये होता है।
वो चिन्ह ये होता है। ये हिंदी का 3 है, हिंदी का 3 है। आपने कभी हिंदी वाली गिनती पढ़ी है? पढ़ी है? हिंदी वाली गिनती पढ़ी है? तो मैडम पढ़ाई नहीं है। कोई बात नहीं, आपने अगर गिनती पढ़ी है तो बड़ा मतलब अच्छा है, ठीक है। अगर कई बार ऐसा बना के दे देता है, तो हिंदी वाली गिनती तो पढ़ी ही होगी। तो अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, याद रखिएगा। ये डिजाइन थोड़ा सा अच्छा से याद रखिएगा। देवनागरी की ये गिनती है हिंदी लिपि में। खैर, तो जो हमारा ये वाला लिया है, इसी को उन्होंने त्रिमात्रिक त्रैमात्रिक बोला है। ठीक है, क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। जिस भी स्वर को 3 गुना खींचोगे, स्वर अंगा आहा छोड़ दीजिए, आपका स्वर आएगा अ से लेकर औ तक। मगर अ को छोड़ देंगे, अ को छोड़कर, अ को छोड़कर। ठीक, अब ये आ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जिस भी स्वर को 3 गुना खींचेंगे, तुरंत उस स्वर के बाद प्लुत का चिन्ह लगाएंगे। यानी कौन सा चिन्ह? ये चिन्ह लगाएंगे। ठीक, प्लुत का चिन्ह शब्द के बीच में या अंत में लगता है, या तो बीच में आएगा या तो अंत में आएगा। और प्लुत का प्रयोग वेद मंत्रों में, संगीत में, चीखने में, पुकारने में करते हैं। बस यहीं पे करते हैं। तो अब हमने कुछ प्रैक्टिकल दिए। देखो, अगर आपने ये राम पढ़ा तो हम सीधे सीधे बोलेंगे राम, राम बोलेंगे। मगर इसको बोलो राम। अब यहां बोलो, ये लिखा है ओम। कई लोगों का नाम होता है ना ओम प्रकाश, ओम। ओम इधर आओ। ठीक, ये अब ये ओम बोलो, ओम। ठीक है, अब ये सीता। अब मान लो किसी का नाम सीते ही हो, या कई बार हम लोग कहते सीते इधर आना, तो अब ये सीते, लेकिन अब बोलो सीते। ठीक है, तो अब जैसे रामा, बहुत जनरल प्रयोग बताती हूँ। स्टेशन पे जाओ, चाय वाला, तुम्हारे घर के आसपास कबाड़े वाला। कबाड़े वाला कैसे आवाज देता है? याद आया? सब्जी मार्केट में सब्जी वाला देता है। तो क्या प्रयोग करता है? क्या प्रयोग करता है? एक इंजेक्शन आपको लगता है तो मुंह से आवाज निकलती है, आ ई उ, जिस जो ध्वनि निकालो। कहने का मतलब बड़ा आ से लेके औ तक जितने स्वर होते हैं वो सब क्या बन सकते हैं? आ से औ तक प्लुत हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्यों बन जाएंगे? क्योंकि हम इन्हें 3 गुना खींच सकते हैं। सिर्फ अ नहीं खींच पाएगा, वो खींच के देख लीजिए, नहीं खींचेगा। और प्लुत का चिन्ह या तो अंत में आएगा और नहीं तो बीच में आएगा। और ये कोई अक्षर नहीं होता बल्कि एक चिन्ह होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो प्लुत हमारा कोई अक्षर होता है? अलग से कोई अक्षर होता है? नहीं, ये क्या होता है? चिन्ह होता है। हम किस किस अक्षर स्वर को हम प्लुत बना सकते हैं? आ से लेके औ तक। अंगा हा को नहीं बना सकते। ठीक है, ये हमारा कहाँ प्रयोग होता है? तो ये बीच में आ सकता है और लास्ट में आ सकता है। और हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो ये हमारा वेद मंत्रों में, संगीत में, पुकारने में, चीखने में, चिल्लाने में, इनमें प्रयोग होता है। ये आई बात समझ में? तो जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसका कॉन्सेप्ट ये पूरा पूरा क्लियर हुआ? इसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया? क्लियर है? अपना नोटबुक जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्लास हम आपको एक बात बताएं, जो लोग अपने लिखकर नोटबुक बनाते हैं उन्हें दोबारा अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एक अच्छी सी अपनी कॉपी बनाई तो आपको आभास होगा कि हमने जितना पढ़ा वो हमारे दिमाग में सेट हो गया। आपने सुना होगा, जाके फटे ना विवाई सो का जाने पीर पराई। अगर जिसके विवाई फटा है बेटा, वो दर्द महसूस करेगा दूसरे का भी कि नहीं यार, फटता है तो ऐसे ही दर्द होता है। अगर आपने अपने हाथ से लिखा है और कॉपी पे आपने एक एक चीज को पढ़ के लिखा है, तो ये तय है कि जब आप वो बोलेंगे किसी के सामने, तो बताएंगे, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप किसी को बता सकते हैं। अब आपसे कोई कह दे स्वर क्या है, तो बिल्कुल स्वतंत्र है।
बाधा रहित है, उसमें बाधा नहीं लगती है, बिना रुकावट के बोलते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनियों का सांकेतिक रूप है। ध्वनि क्या है? जितनी कानों से सुनाई दे। अक्षर भैया जो बिल्कुल नाश ना हो। स्वर हमारे पूर्ण अक्षर हैं, लेकिन व्यंजन के दो रूप चलते। हलंत लगा होगा तो अक्षर नहीं होगा, हलंत हट जाएगा यानी स्वर जुड़ जाए तो वो अक्षर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट पूरा है आपका? ठीक। अब वन लाइनर कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि आपको सीधा सीधा हम सिखा देते हैं। पहले में देखिए कितने सारे हैं, ये आपको पूरे याद होने चाहिए और बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ह्रीस्व स्वर, मूल स्वर, प्राकृतिक स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। कितने होते हैं बेटा? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, 4 ही होते हैं। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ बोला मैंने, एक बार प्रश्न आ चुका है, इनमें दीर्घ कौन है? अब बच्चा कह रहा है अरे चारों दीर्घ है। नहीं, दीर्घ कौन है? आ, ये मूल दीर्घ है, वहां कहीं नहीं देगा मूल दीर्घ, वहां सिर्फ ये देगा दीर्घ स्वर कौन है। और दीर्घ पढ़ो तो ये सभी है, ये सभी है ना। तो देखो मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक है। दीर्घ स्वर मात्रा के रूप में कितने दोगे? अंगा आहा मात्रा नहीं होती। ये बताओ, अगर तुमने अपनी खाल उधेड़ी, दर्द होगा ना? नेल काटते हो, बाल काटते हो तो दर्द होता है। वो बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जिसका हम क्षरण भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंगा आहा हमें जरूरत कहां पड़ेगी वो भी बताएंगे। तो दीर्घ स्वर हमारे मात्रा के रूप में केवल 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ये कॉन्सेप्ट आपको वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, ये आपका आ चुका है। मूल ये दीर्घ स्वर। गुण स्वर 2 होते हैं हिंदी में, ठीक है, संस्कृत में 3 हो जाते हैं, वो आप छोड़ दीजिएगा, संस्कृत का पार्ट नहीं पढ़ना है। गुण स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 2, ए और ओ। वृद्धि स्वर क्यों होते हैं? अच्छा, इनका नाम गुण स्वर क्यों है? गुण संधि में आते हैं। और इनका वृद्धि स्वर क्यों है? वृद्धि संधि में आते हैं। अयोग वाक्य कितने होते हैं? 2, अंगा आहा। परंपरा या संस्कृत के आधार पे कुल स्वर कितने दोगे? 13। लेखन प्रयोग के आधार पे स्वर कितने दोगे? 11। ठीक, दो बच्चे का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 13 और 11 रहे तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी 11 को देंगे। आई बात समझ में? 13 हो तो भी वही बोल रहे हैं, दोनों ऑप्शन में है तो 11 ही लगेगा। 13 की हमें जरूरत तभी पड़ेगी जब उसमें 11 ना हो। बिल्कुल क्रॉस सीखिए। अगला, उच्चारण के आधार पे री को स्वर नहीं माना जाता, री का प्रयोग नहीं होता है। मतलब हम री और री अगर लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे आपने अगर ये रीचा लिखा, वर्तनी में एक ये रीचा लिखा है और एक ये लिखा है रीचा, सही कौन सा है? दोनों? आप लोग बताएंगे, पेपर तो आप ही को देने जाना है, हम तो पढ़ा देंगे यहाँ पे, लेकिन नंबर तो आप ही को लाना है भाई। दोनों सही है, नीचे वाला सही है। ठीक है, वो इंग्लिश का वर्जन है, इस वजह से रीचा हमारा यही सही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। और तो उच्चारण के आधार पे री को हम स्वर, मतलब उच्चारण के आधार पे, लेखन पे मानते हैं, बोलने पे हम उसको, क्योंकि इसका साउंड ई की तरह सुनाई देता है। किसकी तरह? ई की तरह। ठीक है, मानक स्वर हमारे 10 है। अब तुम 11 में से री निकाल दोगे, कितने बचे? 10। वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है? अ। शब्दकोश का पहला वर्ण कौन सा है? अंग। यानी जब डिक्शनरी उठाओगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमर कोश कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं हिंदी में, तो पहला जो शब्द आपको बना हुआ दिखाई देगा वो अ से नहीं, अंग से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? अंग से। ठीक है, तो अंग से बना हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आरंभ अंग से हुआ है, अर्थात जो आपका शब्दकोश का आरंभ है वो किससे हुआ है? अंग से। अगला, अंगा आहा अ के बाद आता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने? यहाँ निर्माण पूछा है। यहाँ अंगा और आहा का निर्माण पूछा है। क्या पूछा है? निर्माण।
ये बने कैसे हैं। तो तुम जैसे बताते हो ना 21 कैसे बना है, तो 21 बताओगे तो बेटा कहोगे ऐसे बना है। और 12 कैसे, ये लो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, समझ में आई बात। अगर 45 लिखना है तो ऐसे कर दो, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया तो ये, तो बेटा यही चीज यहाँ है कि अगर हमने अ के बाद बिंदी लगाई, क्या लगाई, बिंदी, तो याद रखना वो अंग बन जाएगा। अ के बाद अगर विसर्ग लगाया तो आहा बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि नहीं, ठीक है। तो एक अगला देखते हैं, हलंत आधे व्यंजन का बोध कराने वाला चिन्ह है। जो भी व्यंजन आधा होगा उसके नीचे क्या लगा होगा, ठीक, अनुस्वार नासिक के पंचम वर्ण के स्थान पे आने वाला चिन्ह है। आपको जब हम आगे व्यंजन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो पांचवा वर्ग का अक्षर होता है वो बिंदी में कैसे बदलता है, ये बारीक तथ्य बताएंगे। फिलहाल बिंदी के बारे में इतना ही। विसर्ग स्वर को खींचने वाला स्वर है, जैसे राम, जल, पत्र, और कुछ नहीं करता है, ठीक है। प्लुत, प्लुत स्वर को खींचने वाला है मगर 3 गुना, ये थोड़ा सा खींचता है, ये 3 गुना खींचता है। तल बिंदु कहते हैं किसको, जो कि आपके ड़ के नीचे लगता है। और नुक्ता कहते हैं अरबी फारसी के अक्षरों में प्रयोग होने वाला चिन्ह। तो जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये बताएंगे। आगे एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको सिखा दें आपको। एक लाइन और लिख लेना सब लोग, लिरी संस्कृत का स्वर है। ठीक है, लिरी क्या है, ये संस्कृत का स्वर है। और देखिए हिंदी पढ़ने में सबको, अभी किसी से आप जाइए, किसी का इंटरव्यू लीजिए, सब कहेंगे मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है। और अभी कायदे से अगर आपसे हमने एक लाइन लिखवाना चाहा तो वो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, सजातीय और विजातीय, सुना होगा आपने, सुना होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो आपने यहाँ जो पढ़ा है इसको हम सजातीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, और इनको हम विजातीय भी कह सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है, सजातीय विजातीय, यानी ये भी 4 होते हैं और ये सजातीय, इनमें हम लोग बड़ा आ और ई को लेते हैं, ठीक है। री का भी बड़ा होता है एक, ये 2 बार लगता है, ठीक। तो सजातीय कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, आई बात समझ में। इसमें नहीं आप डालिएगा, इसमें नहीं डालिएगा, जो जहां है वहीं रखेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है सभी को। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई ऐसा उद्बोधन जो आपको इसमें समझ में ना आया हो, लग रहा हो कि नहीं, क्योंकि जो ये वर्णमाला का सिर्फ अभी आपने आज एक स्वर के बारे में जाना और प्लुत के बारे में, शायद आपको प्लुत के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं थी। सड़क पे कोई भी किसी को अबे तबे करके बुलाता है तो वो क्या प्रयोग करता है, प्लुत प्रयोग करता है। यानी आपने ये इसी प्लेटफॉर्म से ये सीख लिया प्लुत क्या है ना, इसी से सीख लिया कि मात्रा स्वर के कितने रूप चलते हैं। ये सारी चीजें आपने सीख ली, आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। तो इसके अलावा अब कोई, अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो तो उसे बताइएगा, उसे आगे की क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। सुपर 100 के इस प्लेटफॉर्म से आपने आज ये जो सीखा उस पर आपके कोई भी अगर संशय है, कोई भी अगर प्रश्न है तो क्वेरी जरूर बताइएगा, ठीक है। और जितने आपके यूपीएसएससी से लेके जो भी बड़े हिंदी के पेपर जिसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो सब मैंने आपको स्वर की बारीक चीजें बताई हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ चीजें रह गई हैं तो जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो सुपर 100 के इस क्लास पे डेली आप बने रहिए 9 से 10। आपकी कंटिन्यू मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस की एक प्रॉपर क्लास इस बैच से, इस प्लेटफॉर्म से दी जाएगी। आप इसके फीस के बारे में इसके नंबर पे आप फोन करके यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सभी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए विराम दीजिए अपनी हिंदी वाली मैम को, डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा को। जय हिंद, जय भारत।